बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी पीडीएम का कहीं पर एहतजाज होता है, पीडीएम का कहीं पर जलसा होता है, तो मैं उस जलसे में होने वाली तमाम तकारीर के अहम नुकात आपके सामने रखता हूँ और हम इस पर भी बात करते होते हैं कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, क्या नहीं था, किन चीज़ों का जिक्र था, किन चीज़ों का जिक्र गायब था। जैसे आज भी मरीम नवाज़ के बयानिए में काफ़ी तब्दीली नज़र आई और ये भी देखा गया कि शायद शाहिद खान अब्बासी और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद या जो भी उनकी बात हुई है या मुलाकात हुई है या नहीं हुई, बात हुई है या नहीं हुई, जो नवाज शरीफ को चीज़ें कन्वे की गई, उसके बाद नून लीग पीछे हटती हुई नज़र आ रही है और वो शिद्दत नहीं है उनके बयानिए में। ये आगे चल के मैं जब आपको बताऊंगा तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें मरीम साहिबा के खिताब में मिसिंग थी। सबसे पहले नैयर बुखारी साहब आए और वैसे ये मैं आपको बता दूं 181 मिनट का एक पूरा एक रैली थी, जलसा था और इसमें मैं आपको बता दूं कि आज बहुत इंतज़ार किया गया, काफ़ी ताख़ीर से निकली लीडरशिप। इंतज़ार था कि शायद लोग इतने निकल आएंगे कि सड़कों पे बिल्कुल सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, ट्रैफिक जैम हो जाएगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको एक वीडियो में कंट्रोल रूम से मनाजिर दिखा चुका हूँ, जो लास्ट वीडियो है, और उसके अलावा कम्युनिटी पेज पे मैंने एक शेयर किया है। ज़मीर भाई हमारे दोस्त हैं, जब हम निकले वहाँ पर कंट्रोल रूम में जाने के लिए, उन्होंने उस रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक पूरे रास्ते की जो है वो वीडियो बनाई है। कहीं पे कोई रुकावट नहीं थी। शेख रशीद साहब चैलेंज दे चुके हैं कि अगर कोई एक कंटेनर दिखा दे, एक रुकावट दिखा दे, कोई पीडीएम का हामी, सहाफ़ी, एंकर या उनका कोई रहनुमा या कारकुन, तो 1 लाख रुपये उसको इनाम दिया जाएगा। और मैं भी आज बिल्कुल घर से नहीं निकल रहा था क्योंकि मुझे भी ये था कि सड़कें ब्लॉक होंगी, लेकिन हमारे दोस्त हैं अब्बास शबीर साहब, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं समर टीवी के, आप उनको बहुत ज़्यादा समर टीवी पे देखते होंगे, बहुत खबरें ब्रेक करते हैं। वो मुझे बार बार कॉल कर रहे थे कि आप इधर कंट्रोल रूम में आएँ, और मैं जब गया तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि मैं मामूल से कम वक्त में पहुंच गया, क्योंकि आज सड़कों पर लोग नहीं थे। मेरी तरह तकरीबन बहुत लोगों को या सब लोगों को यही था कि आज उस तरफ नहीं जाना चाहिए, बहुत रश होगा, लेकिन ऐसा कोई रश नहीं था। नैयर बुखारी साहब जो है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बात की, फ़ौज और उसकी क़यादत का कोई जिक्र नहीं था, लॉन्ग मार्च की तारीख की कोई बात नहीं की, इस्तीफ़ों का कोई जिक्र नहीं किया। इसके बाद एहसन इकबाल साहब आए, उन्होंने वही पुराने इल्ज़ामात दोहराए, वही जो मैं कल एक वीडियो कर चुका हूँ, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे और एक एक का पोस्टमार्टम मैं कर चुका हूँ। वही उन्होंने बातें की। फ़ौज की क़यादत का कोई जिक्र नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट का कोई नाम नहीं था, लॉन्ग मार्च की तारीख का कहीं जिक्र नहीं था, इस्तीफ़ों का कोई जिक्र नहीं था। ANP वाले आए, उन्होंने एक तकरीर की, उसमें भी कोई ख़ास बात नहीं थी। अल्लामा साजिद मीर आए, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया, फ़ौज और उसकी क़यादत का कोई जिक्र नहीं किया, लॉन्ग मार्च की तारीख और इस्तीफ़ों का नाम तक नहीं लिया। सेनेटर मीर कबीर अब्दुल मालिक बलोच की जमात के हैं, वो आए, वो नवाज शरीफ को खुशामद करते रहे और फ़ौज का और उसकी क़यादत का कोई जिक्र नहीं था, लॉन्ग मार्च की तारीख और इस्तीफ़ों का कोई जिक्र नहीं था। अवैस नूरानी आए। अब अवैस नूरानी के जुमला आपको बताना चाहता हूँ, ये जुमला इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये जहन में रखें कि बाद में कहा जाता है कि जी फ़लाँ जमात के लोग गालियाँ देते हैं, फ़लाँ जमात के कारकुन गालियाँ देते हैं। तो ये अवैस नूरानी कहते हैं कि इमरान खान कहता था कि 6 लोग भी अगर निकलें और गो इमरान गो कहते हैं तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। अब इतने लोग निकले हैं, इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। इमरान खान इस मुल्क का सर्टिफाइड बेगैरत है, ये कह रहे हैं अवैस नूरानी। ये जुमला आपको इसलिए बताया है कि आप जहन नशीं कर लें, जहन में रख लें कि किस तरह की ज़बान फ्रस्ट्रेशन में आप इस्तेमाल की जा रही है। उसके बाद आप बल्कि उनकी तकरीर जब वो कर रहे थे, अगर आप अभी वीडियो निकाल के देखें, उनके पीछे खड़े हुए जो 2-3 लोग थे, वो आपस में बातें कर रहे थे, क्या लगा रहे थे, यानी उनके पीछे स्टेज पे खड़े हुए लोग उनको सीरियस नहीं ले रहे थे। ये तो सियासी तौर पर औकात है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, काउंसलर भी नहीं बन सकते, बस एक नंबर गेम के लिए रखा हुआ है। लेकिन इनको जो रखा गया है, मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इनको पीडीएम इसलिए रखा गया था कि तासुर ये दिया जा सके कि तमाम मसालिक हमारे साथ हैं। बरेली मकतब फ़िक्र के नुमाइंदे के तौर पर इनको शामिल किया गया, हालांकि ये इस हैसियत में, जिस हैसियत में इनको शामिल किया गया है, 500 लोग भी कहीं इकट्ठे नहीं कर सकते। और ये खुद जो पीडीएम के लोग हमें बताते हैं, ज़राए बताते हैं, वो यही बताते हैं कि ये पीडीएम में से किसी न किसी की गाड़ियों पे सफ़र करते हैं, ना इनके पास अपनी गाड़ी है, ना इनके पास अपनी रिहाइश है, और इनको अक्सर जो है कोई ना कोई लिफ्ट देता है, कोई ना कोई खाने खिलाते हैं। इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि आज तक इनका कोई समझ नहीं आई कि ये क्या इनका कारोबार है, ये क्या चीज़ें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान से सब्ज़ी दाल की बजाय चर्स, हेरोइन और कोकीन के रेट्स पूछें, और इन्होंने भी फ़ौज और उनकी क़यादत कोई जिक्र नहीं किया, लॉन्ग मार्च की तारीख का कोई बात नहीं की, और इस्तीफ़ा ये काउंसलर भी नहीं, तो इन्होंने इस्तीफ़ों का बेचारे ने क्या जिक्र करना था। उसके बाद अख्तर बेंगल आए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया। उन्होंने कहा जिस आइन की बुनियाद पर यह मुल्क खड़ा है, ये अवाम उसी आइन की बालादस्ती चाहती है। अफसोस इस मुल्क के हुक्मरानों इस्टेब्लिशमेंट ने अपने जूतों और बूटों तले इस आइन को रौंदा है। अगर किसी छोटे सूबे की जमात होती तो कब का उसकी क़यादत को लटका दिया जाता। ये फंडिंग केस की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं फ़ॉरेन फंडिंग के इल्ज़ाम पर ही अवामी नेशनल पार्टी पर पाबंदी लगाकर उनके कायदीन को सूबों तक
महदूद कर दिया गया था। वो कहते हैं इंसाफ कहाँ हो रहा है, अगर किसी ने इंसाफ देखना है तो बलूचिस्तान की हालत देख लें। जिस तराजू से इंसाफ फराम किया जाना था उसमें हमारे बच्चों की लाशों के लोथड़े, बुज़ुर्गों की पगड़ियाँ और ख़वातीन की इसमतें तोली जाती हैं। अच्छा, मुझे हैरानगी है कि बलूचिस्तान का इनको बड़ा दर्द है अख्तर मेंगल को। अभी जब हज़ारा कम्युनिटी वाला मामला था, ना ये जनाजों में गए, ना ये धरनों में गए, ना हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से उनको बयान दिया। जो PDM का बलूचिस्तान में जलसा हुआ हज़ारा बरादरी के साथ जुल्म और ज़्यादती के बाद, उसमें भी जिक्र नहीं किया। ना महमूदा चकज़ई ने आज जिक्र किया हज़ारा कम्युनिटी का, ना वहाँ जिक्र किया था, ना ये दोनों जनाजे में गए थे, ना ये दोनों उनके धरने में गए थे, ना ये दोनों ताज़ियत के लिए गए थे। तो किस बात का ये बलूचिस्तान का दावा करते हैं कि हम बलूचिस्तान के करते धरते हैं, हम वहाँ के चैम्पियन हैं, हम उनके हकूक़ के अलमबरदार हैं। तो और ये भारत की मुदाखलत की बात नहीं करते, भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बात नहीं करते, ये कुलभूषण का नाम नहीं लेते, ये मोदी का नाम नहीं लेते, ये दहशतगर्दों का नाम नहीं लेते, ये अफगानिस्तान में से जो पाकिस्तान में मुदाखलत होती है उसका नाम भी नहीं लेते। उसके बाद वो कहते हैं कि जाली प्रशासन को ख़त्म करना होगा, और इस तरह वो अली वज़ीर का उन्होंने जिक्र किया, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते रहे, बलूचिस्तान के वाले से मनफी बातें करते रहे, और इन्होंने भी इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च की कोई तारीख की बात नहीं की। उसके बाद आफ्ताब खान शेरपाओ है, उन्होंने भी जनरल बातें की, फ़ौज का कोई जिक्र नहीं था, लॉन्ग मार्च का कोई तारीख नहीं थी, इस्तीफ़ों का कोई जिक्र नहीं था। महमूद खान चकज़ई है, पश्तो में तकरीर की, फिर फ़ौज के खिलाफ बातें करने लगे। फिर कहा कि मौलाना से कहूँगा कि फ़तवा दें कि सरकारी गोदाम लूट लें, अवाम जो हैं वो सरकारी गोदाम लूट लें। फिर वो कहते हैं हमारे सिविलियन और अस्करी इदारे नाकाम हो चुके हैं, हमारे 400 बच्चों को शहीद कर दिया गया, हमारे सूबों में 5000 लोगों को शहीद कर दिया गया। क्या हलफ लेना रस्म है या उसके मानी भी हैं? सुप्रीम कोर्ट इसकी वजाहत करे। हमारा सबसे बड़ा इदारा फौजी इस्टेब्लिशमेंट अपने हलफ की पासदारी नहीं करता। गरीब अफराद को इतना तंग ना किया जाए कि वो दुकान और सरकारी ज़खायर को लूट लें। और आगे वही जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन्होंने भी कोई इस्तीफ़ों का जिक्र नहीं किया, कोई लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दी। 9वें नंबर पर राजा परवेज़ अशरफ आए, वो भी इलेक्शन कमीशन का से सवाल करते रहे। उनका खिताब भी इंपॉर्टेंट इसलिए था, वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने कहीं पे इस्टेब्लिशमेंट का इशारों में भी जिक्र नहीं किया, फ़ौज का कहीं पे जिक्र नहीं किया। मरियम आई, उनकी तकरीर में सबसे पहले तो ये था कि आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहले वो शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं करती थी, अब दोबारा शहबाज शरीफ का जिक्र करने लग गई हैं, और वो अभी शहबाज शरीफ से मिलने भी गई थी। लगता यह है कि अब उनको शहबाज शरीफ की ज़रूरत पड़ गई है और पड़ने वाली है। फिर उन्होंने कहा जितना बड़ा जमे गफ़ीर है, लगता है कि आज आपको गलतफहमी हो गई है कि शायद आज ही लॉन्ग मार्च है। अगर इसी तरह का लॉन्ग मार्च हुआ तो फिर तो क्या ही बात है। मैं कुछ तादाद पे नहीं कह रहा, आप वो देख लें जो वीडियोस मैंने आपको कंट्रोल रूम से दिखाई कैमरे पे, वो आप देख लें, उसमें मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कैमरे हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर वो कहती इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करती रही, और उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी आपको सुनाऊंगी, जो कि है तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस। उन्होंने कहा कि 3 दिन में इसका फैसला हो सकता है क्योंकि इसमें शवाहिद बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये वफाक हुकूमत कर सकती है, उसके बाद 158 रोज़ तक 15 दिसंबर से लेके 31 मई तक इनकी हुकूमत रही, लेकिन इन्होंने इस वाले से कुछ नहीं किया था। जिस केस का आज ये कह रही हैं कि 3 दिन में फैसला हो सकता है, उस वक्त इन्होंने कुछ 6 माह इनकी हुकूमत उसके बाद रही, लेकिन उन 6 माह में 5.5-6 माह में इन्होंने कोई इक़दाम नहीं किए थे। उसके बाद वो कहते हैं कि हुंडी के ज़रिए इमरान खान को पैसा आया था। अगर हुंडी के ज़रिए पैसा आया था तो ये तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं है, ये इख्तियार था इलेक्शन कमीशन का 2014 से, वज़ारत दाखिला का 2014 से ये केस चल रहा है। अकबर एस बाबर इसमें पिटिशनर हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो उसमें फ्री की नहीं है। तो अगर हवाला हुंडी के ज़रिए पैसा आया था तो उस वक्त ये पहले दायरा इख्तियार चौधरी निसार अली खान का था, फिर ये वज़ीर दाखिला जो है एहसन इकबाल का था। अगर करना था तो हवाला हुंडी के इन्होंने करना था, इलेक्शन कमीशन के से कोई तल्लुक़ नहीं है। उसके बाद वो कहती हैं कि इमरान खान को भारत और इसराइल से फंडिंग आई, बीजेपी ने, मोदी की जमात ने फंडिंग की, मोदी की झोली में कश्मीर फेंक दिया, जिनसे पैसा लेते हो उनका काम भी फिर करना पड़ता है। इस पर मैं अलग से कोई वीडियो करूँगा, नवाज शरीफ के भारत से किस तरह तल्लुकात रहे, पुरानी कुछ ट्वीट्स भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तफसील से बात करेंगे। आज ये ताना दे रही है इमरान खान को, मोदी इनकी अपनी बेटी की शादी में आया था, मंगनी में आया था, नवाज शरीफ के घर आया था, बग़ैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के आया था। नवाज शरीफ तो मिले मोदी से वहाँ पर, लेकिन वो नहीं, इस्टेब्लिशमेंट हमारी का कोई नुमाइंदा नहीं था। जिंदाल से मिलते रहे, जिंदाल के वाले से मरीम ने ट्वीट किया था कि वो नवाज शरीफ के ज़ाती दोस्त हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जाके मोदी को कॉल्स करते थे, मोदी की माँ को साड़ियाँ भेजते थे, यहाँ से पता नहीं वो कुछ और भी तोहफे भेजते थे। तो ये नवाज शरीफ का तल्लुक़ रहा है। आज इमरान खान को ये ताने देनी है। ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहती हैं मैं अभी इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हूँ, बाकी इदारों की बात नहीं कर रही, डरने की ज़रूरत नहीं है। किससे मुखातिब थी? इसका मतलब है कि इस कंटेनर पे खड़े हुए कुछ लोग
वो मुखालफत कर रहे हैं ना नून लीग की कि आप फ़ौज का नाम ना लें, आप इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र ना करें, आप अगर लेंगे तो हम आपसे अलग हो जाएंगे, ये उन्हीं को सुना रही थी ना कि आप डरे नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन का नाम ले रही हूँ, मैं फ़ौज का जिक्र नहीं कर रही, मैं और किसी और इदारे का जिक्र नहीं कर रही। तो अब आपके सामने ये वाज़ेह है, इनके अंदर ये इख्तलाफ है कि फ़ौज का जिक्र नहीं करना। कई जमातें ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी का आपके सामने सूरत हाल, तो वो ये कहते हैं कि मैं अभी इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हूँ, बाकी इदारों की बात नहीं कर रही, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इनको कह रहे हैं कि आप फ़ौज का जिक्र ना करें, या इनके अपने कारकुन डरते हैं, कोई तो मामला है। फिर वो कहती हैं आज वैसे इंटरेस्टिंग तौर पर वो इमरान खान को लाने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को करार देती रही हैं। पहले फ़ौज को देती थी, आज उनका शिफ्ट हो गया है इलेक्शन कमीशन। नज़र यही आ रहा है, नून लीग पीछे हट रही है। अब थोड़े से रब्ते करेंगे, अगर थोड़ी सी उधर से इनको कोई इशारा हो गया कि नहीं ठीक है, आपने जो अब तक तकरीरें की उस पर आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, तो ये दबक जाएंगे, ये पीछे हट जाएंगे, ये माफ़ी तलाफ़ी कर लेंगे, ये पीछे हट जाएंगे। अगर उधर से कोई जवाब ना आए तो फिर दोबारा हमले शुरू कर देंगे। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट था कि मरियम ने सारा जो मुद्दा रखा वो इलेक्शन कमीशन के साथ रखा। आज उस तरह से फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं थी, फ़ौज की क़यादत का नाम नहीं था, आज जो है वो इस्तीफ़ा देने की कोई बात नहीं थी, आर या पार की कोई बात नहीं थी, और साथ ही इसकी कोई बात नहीं थी, इस्तीफ़ों की भी कोई बात नहीं थी। उसके बाद है मौलाना फजलुर रहमान। वो कहते हैं जब लॉन्ग मार्च हुआ तो किसी को भागने का मौका नहीं मिलेगा, ताकतवर अफराद ने इदारों पर कब्ज़ा किया, फिर इलेक्शन जो है वो रिग करवाया। वो कहते हैं कि ये इदारों का ये था कि ये अहमक सामने रहेगा, यानी इमरान खान सामने रहेगा, और असल इख्तियार इदारों के पास होगा। ये यहूदी एजेंट है, पूरी कौम को पता चल रहा है कि इसराइल और भारत ने फंडिंग की। KPK में मसाजिद के आइमा को पैसे देने का ऐलान किया, तो वहाँ के आइमा ने, उलमा ने, ख़तीबों ने इनका पैसा लेने से इनकार किया। अब भी उन्होंने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान में कह रहे हैं, पंजाब में, बाकी सूबों में कह रहे हैं कि हम मसाजिद के उलमा को पैसे देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं उलमा से, मसाजिद के ख़तीबों से ये कहना चाहता हूँ कि यहूदियों और हिंदुओं का पैसा ना लें, इनके पैसे पर लानत भेजें। ये पैसा मशरिक़ वस्ता अमेरिका से आया है, ये यहूदियों का पैसा है, हिंदुओं का पैसा है। और वो कहते हैं कि ये पैसे जो हुकूमत ने भी ऐलान किया कि 10,000 हर मस्जिद के इमाम को दिया जाएगा, वो कहते हैं वो ना लें, इस पर भी अलग किसी वक्त बात करेंगे। फिर वो कहते हैं कि दीनी, वो कहते हैं फिर कहा जाता है कि इदारों का नाम ना लो, तो मैं वही कह देता हूँ रहमतुल्लाह, वो जो लतीफ़ों ने एक बार सुनाया था। फिर उन्होंने कहा दीनी मदारिस के तलबा आकिल हैं, बालिग हैं, वो बिल्कुल हमारे जलसों में आएंगे। 5 फरवरी को जो हमें यकजहती कश्मीर होगी। शेख रशीद स्टूडेंट थे तो वो भी जलसों में डांस किया करते थे। वो कहते हैं महंगाई हम ख़त्म करेंगे, आके मुल्क को तरक्की दिलवाएंगे। ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि इन बेचारों को कभी इक़्तिदार मिले ही नहीं है और पहली मरतबा ये इक़्तिदार इनको मिलेगा। फिर वो कहते हैं कि हम जो है वो कहते हैं शरई तौर पर ये जिहाद है जो हम कर रहे हैं, पीछे हटना गुनाह है। उन्होंने फतवा दिया है और वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को इन नापाकों से पाक करना है। और आखिर में वो कहते हैं कि जो बुज़दिल हैं वो जाकर और बीवियों के साथ घरों में बैठ जाएं। उन बुज़दिलों की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मौलाना साहब ने ये नहीं बताया कि जिनकी बीवियाँ नहीं हैं वो क्या करें और वो जाकर किसके साथ बैठें और क्या करें, किस तरह से अपने आप को मसरूफ़ रखें। तो ये तफसीलात थी इस जलसे की। जैसे मैंने आपको बताया, एक एक का कोई इस्तीफ़ों का ऐलान नहीं है, कोई लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं है, कोई फ़ौज के ऊपर वो हमले नहीं थे, फ़ौज की क़यादत का नाम नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।